गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं विपुल आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यावसायिक सलाहकार आज आपको बताने जा रहा हूं कैश लोन डिपॉजिट और एडवांसेस पर इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होता है। जैसा कि आमतौर पर बहुत से लोगों का क्वेरी आता है कि इतना कैश में मैं ले लूं, इतना डिपॉजिट करा ले लूं, कोई लैंड वगैरह परचेज करना है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करना है, सेल करना है, तो उसमें कहते हैं कि मैं इतना एडवांस ले लूं। तो इसके में इनकम टैक्स प्रोविजन क्या कहता है, ठीक है, कि कैश में हम कितने तक अलाउ हैं। अगर हम कैश में अगर ये ट्रांजेक्शन नहीं करते तो हम पर क्या टैक्स का इम्प्लीकेशन क्या आएगा। तो इसे ध्यान रखते हुए ये एक इनकम टैक्स का प्रोविजन है, हम उसको उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद उसके क्या इम्प्लीकेशन है। अगर हम सपोज मान लीजिए कैश हम ले लेते हैं, उस किसी जो लिमिट दिया हो उससे ज़्यादा ले लेते हैं, उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, और कुछ मैं इलस्ट्रेशन के थ्रू इसको समझाऊंगा। तो आशा करता हूं कि आपके बहुत से जनरल जो क्वेरी होंगे आपको इससे पता चलेंगे, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा और डे टू डे लाइफ में आप इसका अप्लाई करेंगे इसको। तो आइए चलिए देखते हैं कि कानून क्या कहता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, एक धारा है 269AA, जिसमें इनकम टैक्स में बताया गया है क्या मोड क्या होता चाहिए लोन डिपॉजिट जो है या स्पेसिफाइड सम है उसको एक्सेप्ट करने का, क्या मोड तरीका क्या होना चाहिए। तो ये सेक्शन डील करता है इसके बारे में कि क्या लिमिट है, क्या एक्सेप्शन है इसके, और किस तरह के मतलब लोन डिपॉजिट और एडवांसेस हम ले सकते हैं एक लिमिट से ज़्यादा कैश में। तो आप देखिएगा जैसा कि इसमें कुछ तरीका बताया गया है। जैसे 269AA जो सेक्शन है उसमें आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर हमारा एक तरफ इंग्लिश में सेक्शन रिफर है और एक तरफ हिंदी में सेक्शन रिफर है। तो आप जहाँ तक अगर कोई बोलने में मिस्टेक वगैरह भी हो जाए तो आप इस सेक्शन से रिफर कीजिए प्रेजेंटेशन में। तो जैसा कि सेक्शन 269AA जो है कहता है कि कोई भी पर्सन जो इनकम टैक्स में है, कि टैक्स पेयर है, असेसी है, ठीक है, वो लोन डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम, यहां पर स्पेसिफाइड सम का मतलब दिया गया है इसकी एक्सप्लेनेशन में, मतलब कोई भी मनी जो आप एडवांस या अदरवाइज आप लेते हैं, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर, मकान, जमीन के ट्रांसफर के रिगार्डिंग आप लेते हैं, तो आप उसे आपको अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू ए बैंक अकाउंट, और पिछले साल एक इसमें अमेंडमेंट किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड जो प्रिस्क्राइब मोड है उसमें आपको लेना है। तो अगर आप ये लोन डिपॉजिट और प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफाइड सम है, अगर आप अदर देन अकाउंट पे ही चेक, बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू अगर लेते हैं, ठीक है, तो देखिए लिमिट क्या है। ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी यहां पर देखिए, कोई भी लोन डिपॉजिट स्पेसिफाइड सम और एग्रीगेट टोटल मिलाकर लोन डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम को, या फिर दूसरा जो इसका क्लॉज है उसमें कहता है कि जिस दिन आप लोन डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम ले रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, उस दिन, और जो पहले जो आपने ले रखा है रिमेनिंग और उसे अभी तक आपने रीपे नहीं किया है, मतलब रिमेनिंग अनपेड जो आपके पास बकाया है, वो दोनों को मिलाकर जिस डेट में आप, अब जैसे सपोज मान लीजिए आपने 10,000 पहले ले रखा है, ठीक है, लोन, और आज के डेट में ले रहे हो, तो आज का और पहले वाला जो लोन अनपेड है दोनों को मिलाकर टोटल, ठीक है। तो ये जो सारा जो है, तो इसका एक लिमिट है कि आप 20,000 या उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते।
मतलब 20,000 या उससे ज्यादा आप टोटल आप नहीं ले सकते फाइनेंशियल ईयर में। तो आप देखिएगा 20,000 का ये लिमिट है। कहने का मतलब लोन, डिपॉजिट या कोई भी स्पेसिफाइड सम, एडवांसेस और अदरवाइज किसके इमोवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के रिगार्डिंग 20,000 या उससे ज्यादा अगर आप कैश में नहीं ले सकते। मतलब 20,000 या उससे ज्यादा आपको हमेशा अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू ही लेना है। इवन देखिए अकाउंट पे ही चेक का मतलब बियरर चेक नहीं होता, ठीक है। अकाउंट पे ही चेक मतलब क्रॉस चेक, जिसमें आपका नाम लिखा हुआ, क्रॉस किया हो, अकाउंट पे ही ओनली लिखा हो, उसी चेक के थ्रू आपको इसको लेना है। RTGS, NEFT, ठीक है, जिसमें आप आइडेंटिफाइड हो, ठीक। तो ये आपका 20,000 का लिमिट है, 20,000 से ज्यादा आप नहीं ले सकते। लेकिन अब आइए हम इसका देखते हैं कि क्या कोई इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसके 2 एक्सेप्शन उन्होंने दिया है कानून में, इनकम टैक्स की धारा में 2 सेक्शन दिया हुआ है। जो एक्सेप्शन है इसका, पहला कहता है कि अगर मान लीजिए कोई लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम आप कहां से एक्सेप्ट करते हो, गवर्नमेंट से एक्सेप्ट करते हो, बैंकिंग कंपनी से एक्सेप्ट करते हो, कोई भी कारपोरेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एस्टैब्लिश है, गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन ऑफ बॉडी और क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन ऑफ बॉडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है ऑफिशियल गजेट में, तो आप उसके थ्रू आप वहां से आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर किसी भी पर्सन का, ठीक है, क्या एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम है और उसका इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स में चार्जेबल नहीं है, तो वो उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। जैसे देखिएगा कि एग्रीकल्चर में अगर हमें कोई बीज लेना है, ये सेल करना है, तो हम कुछ एडवांसेस ले लेते हैं उसमें, ठीक है, कुछ लोन उठा लेते हैं। जैसे कि फसल हमें लगाना है तो हमें जो ट्रेडर्स होते हैं वो पहले हमें एडवांस दे देते हैं, तो उस केस में हमें अप्लाई नहीं होगा ये जैसे जेन्युइन, ठीक है। क्योंकि ये जो फार्मर करते हैं मोस्टली उनका कैश मार्केट होता है, ठीक है, कैश में उनका लेन देन होता है, तो उनको ये बेनिफिट दिया गया है कि आप पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है, एक्सप्लेनेशन में बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह, तो जैसा बैंकिंग का मतलब जो बैंकिंग एक्ट में, रेगुलेशन एक्ट में कवर है, कोऑपरेटिव बैंक जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर जिसका वो असाइन किया गया है, और एक बड़ा लोन और डिपॉजिट, ठीक है, समझ। स्पेसिफाइड सम बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हमने बात की कि स्पेसिफाइड सम में कोई भी एडवांस या अदरवाइज, ठीक है, आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति के ट्रांसफर में के लिए लेते हैं 20,000 या उससे ज्यादा, ठीक है, तो वो इसमें कवर है। कहने का मतलब कोई भी आप घर, मकान, जमीन, ठीक है, 20,000 या उससे ज्यादा आप कैश में नहीं लेंगे इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आपको उसको चेक, अकाउंट पे ही चेक या बैंक ड्राफ्ट या NEFT या अदर क्लियरिंग जो सिस्टम गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी उसमें ही आपको लेना है। अब कहिए कि बड़ा इसके लिए अगर हम ऐसा नहीं करता, अगर सपोज मैंने 20,000 से ज्यादा हमने कैश ले लिया, एक लैंड हमें सेल करना था, हमने बायर से 50,000 रुपये कैश ले लिए, तो हमने क्या वायलेशन कर दिया, तो हम पर क्या, उसका क्या पेनल्टी क्या होगा उस पर। अगर हमने उसका कॉन्ट्रावेंशन किया तो उसकी पेनल्टी क्या होगी। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में 271D, जैसा देखिएगा 271D, जहां कहता है कि अगर कोई पर्सन लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम जो सेक्शन 269SS है उसका उल्लंघन करके लेता है, कंट्रावेंशन करके लेता है, तो वो पर्सन लायबल होगा। कितनी पेनल्टी का लायबल होगा?
ए सम इक्वल टू अमाउंट ऑफ लोन डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम, मतलब जितना आप 100% पेनल्टी लगेगा। सपोज हमने अगर 50,000 रुपया हमने किसी से एडवांस ले लिया तो 50,000 हमारी पेनल्टी भी लगेगी, मतलब 100% पेनल्टी में आपको कवर होगा। इसलिए बहुत ही आप केयरफुल रहिएगा इस चीज से, ठीक है। ये सेक्शन जो है, सपोज अगर हमने आपको 5 लाख रुपए कैश ले लिए, ठीक है, 5 लाख की बात हम तो एक अलग बात और भी करेंगे, 2 लाख का ट्रांजेक्शन और है, ठीक है, उसको हम अलग से सेक्शन में हम कवर करेंगे। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए ले लिया, वो तो कर ही नहीं सकते, वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो अगर आपने ले लिया, आपने 1 लाख रुपया ले लिया, तो 1 लाख पर जो आपका टैक्स वगैरह जो बनना है, जो भी आप जैसे कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन जो बनेगा वो तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन इस सेक्शन के वायलेशन में 1 लाख के लिया जो है तो 1 लाख आपको आप पेनल्टी फर्दर बनेगी इस सेक्शन के अंदर। तो ये बहुत सेक्शन बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है। इसका वायलेशन ना करें, हम लोग रिकमेंडेड करते हैं कि आप नहीं लें। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ, इसको इलिस्ट्रेशन से हम लोग समझेंगे। कुछ उदाहरण लेते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं इस सेक्शन को समझने में। सपोज मान लीजिए कि बंदा है मिस्टर ए, अगर कोई लोन लेता है मिस्टर बी से। देखिए मैंने 2 डेट इसमें रखा है। मान लीजिए 30 जुलाई 2019 को 12,000 कैश में लिया उसने, और उसके बाद 15 दिसंबर 2019 को 15,000 बेयरर चेक से लिया। तो क्या इस सेक्शन का वायलेशन हुआ? उसका कितना पेनल्टी लगेगी? तो 15,000 और जोड़ 12,000, 27,000। तो चूंकि अब देखिए बेयरर चेक कवर नहीं है, आपको अकाउंट पे ही चेक के थ्रू ही लेना है, ठीक है। तो 12,000, 15,000 और 12,000, 27,000 आपकी पेनल्टी बन जाएगी। तो जितना आपने लिया उतना पेनल्टी, और टैक्स इंप्लीकेशन तो हम बाद में देखेंगे। अब आइए कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि चलिए ठीक है, हमने 15,000 रुपया अकाउंट पे ही चेक से लिया, और फिर 15,000 हमने कैश में ले लिया। तो क्या ये सेक्शन कवर करेगा? 20,000 तो हमने कैश में लिया नहीं, इसमें 30,000 टोटल हो रहा है, 15,000 और 15,000 30,000 हो रहा है। तो हमने 15,000 चेक से, अकाउंट पे ही चेक से ले लिया, और 15,000 कैश में ले लिया। तो क्या हमने इस सेक्शन को कंट्रावेन किया है? तो देखिए एक बड़ा अच्छा हमने आपको दिखाया था कि देखिए कि जिस डेट को आप लोन डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम ले रहे हैं उस डेट को, ठीक है, जो भी अमाउंट आप ले रहे हैं कैश में, और पहला जो आपका अपना जो अनपेड अमाउंट है जो आपने पहले लिया, इवन चेक से लिया है, अकाउंट पे चेक से लिया है, ठीक है, और वो अनपेड है, और दोनों को मिलाकर 20,000 से ज्यादा होता है, तो आप कवर कर जाएंगे और आपको पूरा 30,000 की पेनल्टी इसमें बनेगी, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली है। अब तीसरा एग्जांपल जो हम कवर करेंगे, आप एंजॉय भी कीजिएगा, मजा आएगा इसको, कि सपोज हमने मिस्टर बी से लोन लिया, 15,000 हमने कैश में लिया, फिर बाद में हमने 15,000 अकाउंट पे ही चेक के थ्रू ले लिया। क्या आप सेक्शन अप्लाई होगा? तो हमने कहा जिस डेट को आप ले रहे हो उस डेट को, और पहला जो अनपेड है टोटल मिला के आपको 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले तो हमने 15,000 कैश में लिया था जी, अब हमने 15,000 चेक में लिया। तो आज हमने क्या किस में लिया? चेक में लिया, और जो टोटल मिला के जो है 20,000 से उसकी नहीं कर रहा है, तो सेक्शन कंट्रावेन नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल 15,000 आपने कैश में लिया और 15,000 आप अकाउंट पे ही से लिए, तो आज के डेट में जो अनपेड है जो 15,000 है हमारे पास है पहले, और आज हमने चेक से लिया, तो टोटल हमारा 20,000 से ज्यादा नहीं हुआ, और ये चेक से लिया है, तो टोटल अब यहां पर सेक्शन कंट्रावेन नहीं होगा, और आप जो है इस सेक्शन के दायरे में नहीं आएंगे। मतलब आपका 271
डी का पेनल्टी आप पर इम्पोज नहीं होगा। तो इस सेक्शन को मतलब डे टू डे लाइफ में काफ़ी इसका यूज है कि अच्छा अभी जैसा कि देख रहे हैं कि कोविड वगैरह को लेकर जो ये लिमिट जो है 20,000 का, तो थोड़ा सा हम जैसे मैं आई एम मेंबर ऑफ द ICSI, तो मैं थोड़ा रिकमेंडेड भी करूँगा कि ये लिमिट थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए, क्योंकि आज के डेट में डे टू डे ज़रूरत है। लॉकडाउन और बिजनेस वगैरह सब कुछ ये है, कुछ लोगों के पास कैश है, तो इस लिमिट को अब थोड़ा सा लिबरल किया जाए, कुछ फॉर द टाइम बिंग लिबरल किया जाए, सो डैट इसका बेनिफिट मिल जाए। सपोज मान लीजिए लिक्विडिटी नहीं है हमारे पास, स्टाफ को देने के लिए नहीं है, या घर चलाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हम अपने रिलेटिव वगैरह से लोन ले रहे हैं, या फिर फ्रेंड से ले रहे हैं, तो वो कैश में इस लिमिट को थोड़ा सा लिबरल करना चाहिए, फॉर द टाइम बीइंग लिबरल करना चाहिए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करें कि ये जो लिमिट है इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए, सो डैट इज हम जो कोरोना के कारण हम जो लॉकडाउन पीरियड में जो हमारी सफरिंग कर रहे हैं, बिजनेस में अर्निंग पोटेंशियल नहीं है, अभी अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको झेलने में हमें थोड़ा सा सहयोग मिलेगा। तो आशा है तो आप अपना जो भी रिकमेंडेशन होगा इस सेक्शन के रिगार्डिंग, कोई भी कमेंट्स मतलब क्वेरी होगा आपका, तो आप जो ईमेल आईडी जो दिया हुआ है इसमें rsbkeducationalservices@gmail.com, और जो फर्स्ट नंबर है 9304027546, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने जो ये स्टडी मटेरियल जो सेक्शन का रेफरेंस वगैरह जो है वो अब मैंने ब्लॉगर पे भी हमने डाल दिया है, तो इसका लिंक भी मैंने यूट्यूब चैनल के मैं नीचे दे दूंगा आपको, और यूट्यूब लिंक भी मैंने दे रखा है, तो आप इसको जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आपको इस सेक्शन को समझ सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, और आपके हम लोग की सबकी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। ठीक है, नमस्कार। तो आज का वीडियो हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। Thank you so much for watching this video.